today our topic is about the internal structures. And internal structures, when we talk about some specific structures of the prokaryotic cells, that may include the chromosome, plasmids, some cytoskeleton proteins, storage granules, ribosomes, and endospores, etc. इसमें क्रोमोसोम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें या क्रोमोसोम की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल यू आर फेमिलियर विद इट इट डज नॉट हैव एनी specific chromosome specific nucleus or the membrane bound nucleus इसमें absent है एक ही क्रोमोसोम होता है which is actually the irregular mass of DNA that is present within the cytoplasm और जिस पोर्शन में साइटोप्लाज्म के जिस पोर्शन में क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है that portion is more viscous उसकी विस्कोसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है यू कैन से दैट पोर्शन इज अ जेल लाइक रीजन और उस पोर्शन को हम न्यूक्लियाइड कहते हैं सो देयर इज अ साइटोप्लाज्म मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ देयर इज अ साइटोप्लाज्म उसके दरमियान में यहाँ पे क्रोमोसोम अगर मौजूद है दिस पोर्शन वुड बी मोर विस्कस दिस कुड बी अ जेल लाइक रीजन एंड दैट वुड बी टर्म्ड एज अ न्यूक्लियाइड और जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है दैट इज सिंगल that is circular and that is double stranded तो ये double stranded है but single है एक ही क्रोमोसोम है अच्छा अब अगर क्रोमोसोम बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साइज की बात करें अगर आप यहाँ पे देखें तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द बैक्टीरिया here in this picture there is a bacteria its cell wall and cell membrane is disrupted and its chromosome has been extracted out तो आप देख सकते हैं this is the whole chromosome of that bacteria and this chromosome was packed into a very small place so हम कह सकते हैं कि this is very tightly packed about 10% of the total volume of the cell लेकिन अगर हम जब बैक्टीरिया से डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास ये बहुत बड़ा एक क्रोमोसोम जो है वो देखने में मिलता है और whenever it is packed into the bacterial cell this is tightly packed and this is present in the 10% of the total of the cell. So you can say that this bacterial chromosome, this is coiled and super coiled to make it possible to pack into the 10% of the total volume. And these are some salient points of the bacterial chromosome. इसी के साथ अगर यहाँ पे एक मैं आपको माइक्रोग्राफ दिखाऊं, this is the transmission electron micrograph और इसके अंदर जो reddish area है, this area actually showing the presence of the chromosome and this is the color enhanced image. ये आप देख रहे हैं कि ये माइक्रोग्राफ है बट दिस इज नॉट ब्लैक एंड वाइट दिस इज कलर एनहांस्ड इसी तरह से जो अदर इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो दिस इज प्लाज्मिड एंड प्लाज्मिड की डेफिनेशन जरा गौर से देखिएगा प्लाज्मिड इज सर्कुलर सुपर क्वाइल्ड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल इसके साथ साथ एक टर्म और ऐड करेंगे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल So plasmid is a circular supercoiled extra chromosomal double stranded DNA molecule. अगर हम यहाँ पे एक मैं डायग्राम बनाऊँ फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया है अगर और इसमें दिस वन इसमें अगर ये क्रोमोसोम था ना यहाँ पे तो ये प्लाज्मिड यहाँ पे प्रेजेंट है ठीक है दिस इज सर्कुलर सुपर कॉइल्ड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि क्रोमोसोम में भी डीएनए है एंड अदर देन क्रोमोसोम डीएनए इज आल्सो प्रेजेंट एंड दैट वुड बी टर्म्ड एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोम so the size of the plasmid that would be ranging from 0.1% to 10% of the size of the chromosome और दूसरा ये है कि इस क्रोमोसोम पे फ्यू जीन्स हो सकती हैं या कुछ hundreds genes तक भी प्रेजेंट हो सकती हैं क्रोमोसोम के यू कैन से दैट a plasmid that may contain plasmid may contain few genes or it may contain several hundred genes. अब जो जीन्स प्रेजेंट होती हैं क्रोमोसोम प्लाज्मिड पे ये किस टाइप की जीन्स होती हैं प्लाज्मिड पे कोई भी हाउसकीपिंग जीन प्रेजेंट नहीं होती व्हाट आर द हाउसकीपिंग जीन्स कोई बता सकता है हाउसकीपिंग जीन क्या होता है सर मतलब कोई एंटर ना होने दे जिस तरह से कि रेजिस्टेंस करती है कि वो एक मतलब ध्यान रखती है हाउस कीपिंग का यही होता है ना तो नो जिस तरह से किसी सर नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड जो होते हैं yes the housekeeping genes are the genes which are required by the cell for its normal functioning for the basic function तो इन जीन्स को हम हाउसकीपिंग जीन्स कहेंगे
तो हाउसकीपिंग जीन्स यूजुअली प्लाज्मिड्स पे नहीं होती, हाउसकीपिंग जीन्स यूजुअली क्रोमोसोम पे होती हैं। तो प्लाज्मिड में फिर कौन सी जीन्स हैं? प्लाज्मिड पे एडवांटेजियस जीन्स हैं, ऐसी जीन्स जो कि बेसिक रोल्स तो प्ले नहीं कर रही सेल्स के, लेकिन सेल्स के कुछ एडवांटेजियस बेनिफिशियल रोल प्ले कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल द जीन्स फॉर द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। Antibiotic resistance by a bacteria, that is not the basic necessity, or that is not a basic function. This is an advantageous function that makes the bacteria successful to grow in a specific environment. इसी वजह से बहुत सारी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो हैं दे आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा ऑन द प्लाज्मिड। और अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है कि ड्यूरिंग द कॉन्जुगेशन प्लाज्मिड्स जो हैं दे ट्रांसफर फ्रॉम वन सेल टू द अदर सेल और द वन बैक्टीरिया टू द अदर बैक्टीरिया। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स दे आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मिड्स। तो इसका मतलब है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो स्प्रेड हो रही है एक बैक्टीरियल स्पीशीज से दूसरे बैक्टीरिया में, उसमें बहुत सारा रोल प्लाज्मिड्स का इसलिए भी है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्लाज्मिड में मौजूद थी और प्लाज्मिड ट्रांसफर हो गया एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया पे। सो दिस वाज अबाउट द प्लाज्मिड। और इसकी हम मजीद अभी डिटेल में, देयर आर अ लॉट ऑफ प्लाज्मिड्स जिनके हम कैटेगराइजेशन की है, आर प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड, HFR भी बनता है। तो अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, वो माइक्रोबियल जेनेटिक्स का टॉपिक आ जाएगा। उसके बाद आगे जो हमारा टॉपिक है, दिस इज अबाउट द राइबोसोम्स। Ribosomes are also the internal structures in the prokaryotic cell. They are present. They are involved in the protein synthesis, as we are familiar with it. And this structure actually helps the amino acid to join. Amino acid को facilitate करता है joining में. Ribosomes are made up of ribosomal proteins as well as the ribosomal RNA. And the prokaryotic ribosomes, they are smaller in size as compared to the eukaryotic ribosomes. और इनका जो साइज है दिस इज 70s। तो 70s इज द स्वेडबर्ग यूनिट। ये स्वेडबर्ग यूनिट क्या होता है, किसी को अंदाजा है इसका? स्वेडबर्ग, हाउ विल वी डिटरमिन द साइज ऑफ द राइबोसोम्स इन द स्वेडबर्ग? ये क्या है स्वेडबर्ग? सर ये ना सेंट्रीफ्यूज में मेरा ख्याल होता है, जहाँ पे वो सेडिमेंट करता है, वो राइबोसोम्स होता है, जिसको उसका ओके, सब यूनिट। एनीवन एल्स? सर स्वेडबर्ग इसके साइंटिस्ट का नेम था, मतलब जिसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, तो अपने नेम से उसने इसको नेम दिया था। ओके, सर आई थिंक यही है। हाँ सही है। Sometimes when we have to fractionate the cells, for example हमारे पास बैक्टीरियल सेल्स हैं और हम उसकी फ्रैक्शनेशन का मतलब होता है कि जो उसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं आप उसको आइसोलेट करना चाहते हैं। तो फ्रैक्शनेशन के लिए हम करते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन इज अ प्रोसेस जिसमें सेंट्रीफिकेशन की स्पीड होती है 65,000 RPM तक। ये बहुत हाई स्पीड है, 65,000 RPM यानी कि 65,000 रोटेशंस पर मिनट। अब हम बैक्टीरियल सेल्स को लेते हैं और उसके साथ हम सॉल्ट्स का सोल्यूशन ऐड करते हैं, समटाइम्स सीजियम क्लोराइड, समटाइम्स शायद कैल्शियम क्लोराइड्स। एंड आफ्टर सेंट्रीफिकेशन जो डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं बैक्टीरिया की, ये सेडिमेंट करेंगी टेस्ट ट्यूब के अंदर डिपेंडिंग अपॉन देयर डेंसिटी। मिसाल के तौर पे अगर ये एक टेस्ट ट्यूब है और इसमें डिफरेंट लेयर्स बन जाएंगी हमारे पास, एक लेयर ये बनेगी, दूसरी लेयर ये बनेगी, तीसरी लेयर ये बनेगी। तो बैक्टीरिया के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स थे वो रप्चर हुए, सेल से निकले, अपनी डेंसिटी की बेस पे डिफरेंट लेयर्स बन गई। अब हमें जो भी लेयर चाहिए हम उसको माइक्रो पाइपेट के साथ पिक कर लेंगे, हमें और फिर हमें हम वन बाय वन लेयर पिक करके एस्टिमेट कर लेंगे कि इस लेयर में राइबोसोम्स थे या इधर प्रोटीन्स हैं, व्हाटएवर इट इज। तो राइबोसोम्स जो प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम जिस पॉइंट पे जाके सेडिमेंट होते हैं, इस पॉइंट का यूनिट है 70 स्वेडबर्ग। असल में ये स्वेडबर्ग इस सेडिमेंटेशन का यूनिट है और 70 स्वेडबर्ग इज एक्चुअली शोइंग द डेंसिटी और द साइज ऑफ दैट राइबोसोम। इसी तरह से यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं उनकी जो राइबोसोम्स दे आर ऑफ द 80 स्वेडबर्ग्स। और इसमें चूंकि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है इसमें भी एक स्मॉलर सब यूनिट होता है और एक लार्जर सब यूनिट होता है। और जो स्मॉलर सब यूनिट है ये 30S का है, जो लार्जर है ये 50S का है। 50 + 30 टोटल 80S बनता है, लेकिन उसमें कुछ पोर्शन जो है वो ओवरलैप हुआ होता है, जिसकी वजह से फाइनल साइज जो है वो 70S या 70 स्वेडबर्ग यूनिट का राइबोसोम प्रोकैरियोट्स का हम कंसिडर करते हैं।
इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं कुछ साइटोस्केलेटन की, हम देखते हैं, आपने सेल बायोलॉजी में देखा है कि कुछ यूकैरियोटिक सेल्स जब जब भी डिवाइड होने लगते हैं तो साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स दैट मे बी प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल दे मे प्ले देयर रोल इन द स्पिंडल फॉर्मेशन, और जिस पे क्रोमोसोम्स जाके अलाइन होते थे। लेकिन चूंकि प्रोकैरियोटिक सेल दे आर सिंपलर, इसमें बहुत सारी प्रोटीन्स नहीं होती, और लेकिन देयर आर सेवरल बैक्टीरियल प्रोटीन्स दैट हैव सिमिलैरिटीज to those of the eukaryotic cytoskeleton. Exactly तो cytoskeleton proteins नहीं है, but there are still some proteins which may have similarities to the cytoskeleton proteins of the eukaryotes. And these cytoskeleton similar proteins, they may appear to play the role which is involved in the cell division. You know that prokaryotic cells, they divide through the binary fission. तो binary fission के process में ये cytoskeleton proteins type जो proteins हैं prokaryotes में, ये अपना role play करती हैं. Exactly they are not cytoskeleton proteins. इसके साथ साथ आगे आता है storage granules. Storage granules are there to store the excess of the nutrients. जब हम एक्सेस न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो इसमें ग्लूकोज और सम अदर कंपोनेंट्स की बात आएगी। तो ग्लूकोज को जब स्टोर किया जाता है बैक्टीरिया में, तो ग्लूकोज में दैट में बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन। बैक्टीरियल स्टोरेज ग्रैन्यूल्स की बहुत सारी एग्जांपल हैं, उसमें जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं वो हैं पॉली बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटायरेट, या हम इसको PHB भी कहते हैं, ठीक है, PHB पॉली हाइड्रोक्सीब्यूटायरेट, इसको हम कॉमनली कहते हैं PHB, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पॉली हाइड्रोक्सीब्यूटारेट है, दिस इज द टाइप ऑफ द स्टोरेज ग्रैन्यूल। जब बैक्टीरिया को हम एक्सेसिव ग्लूकोज की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं तो बैक्टीरियल सेल जो है वो PHB बनाता है, और फिर PHB जो है अब टुडे ये PHB जो है इसको हम अपने पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, क्योंकि दिस PHB इज अ रॉ मटेरियल फॉर द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स की बात आ गई है तो लेट मी टेल यू इट्स इंटरेस्टिंग फैक्ट। कुछ अर्सा पहले तक बहुत सारे शॉपिंग बैग्स जो थे वो इस्तेमाल होते थे, एंड देन इट वाज कंसिडर्ड दैट दे मे कॉज सम एनवायरमेंटल पोल्यूशन, और हमारी भी कॉमन ऑब्जर्वेशन थी कि शॉपिंग बैग जो है वो चाहे जितने मर्जी साल उसको रखा रहने दें वो ख़राब नहीं होता था। तो दिस वाज एक्चुअली द रीज़न टू कॉज द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। फिर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स की बात आई कि ऐसे शॉपिंग बैग्स या ऐसे पॉलीमर्स बनाए जाएं जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम डिस्ट्रॉय हो जाएं, डिग्रेड हो जाएं, ताकि हमारे पास ये इश्यूज जनरेट ना हो। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल ये मेरे जहन में आती है कि कुछ अर्सा पहले तक जो बहुत बड़े कैश एंड कैरी स्टोर से पाकिस्तान में, जैसा कि उस टाइम हाइपर स्टार हुआ करता था या मेट्रो कैश एंड कैरी होता था, ये प्रोवाइड करते थे कुछ शॉपिंग बैग्स जो कि कुछ अर्से के बाद डिस्ट्रॉय हो जाते थे, डिग्रेड हो जाते थे। और ये जो बैग्स थे इनके बनाने में PHB पॉली बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटायरेट का रोल था। पाकिस्तान में भी इस पे कुछ काम हुआ। मैंने MPhil में एक प्रोजेक्ट पे काम किया। वो हमारा टास्क ये था कि हम किसी तरह से पॉली बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटायरेट की प्रोडक्शन की कॉस्ट रिड्यूस कर सकें। तो जो मैंने काम किया उसमें मैंने ये किया कि शुगर केन बिगास, शुगर केन इंडस्ट्री का जो लेफ्ट ओवर होता है, ये शुगर केन का वो आप कह लें जो सेलुलोजिक मटेरियल है, वो जो भूसा है, उसको एज ए कार्बन सोर्स यूज़ किया। फिर हमने उस पर बैक्टीरिया को ग्रो किया, बैक्टीरिया ग्रो हुआ, बैक्टीरिया ने उसको एज ए कार्बन सोर्स यूज़ किया, PHB बनाया, फिर हमने उस PHB को बैक्टीरिया से आइसोलेट किया, उससे कुछ पॉलीमर्स बनाए। दैट वाज वेरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट एट दैट टाइम। So this is an example of the PHB, and this is a storage granule, and the other storage granule that is very common in the bacteria, that is termed as the phosphate granule, a phosphate storage granule, उसका नाम है volatin granule. So volatin granule is a type of granule that is present in some bacteria, and that granule actually absorbs the phosphate. और ये volatin को हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के साथ और जब हम माइक्रोस्कोपी करते हैं तो ये वोलेटिन ग्रैन्यूल जो है इट्स स्टेन्ड रेड विद द मेथिलीन ब्लू स्टेन। हमने पढ़ा था स्टेनिंग प्रोसीजर्स में, जब हम मेथिलीन ब्लू किससे स्टेनिंग करते थे तो जो वोलेटिन ग्रैन्यूल जो मेथिलीन ब्लू था ये ब्लूइश स्टेन देता था, लेकिन इन केस ऑफ वोलेटिन ग्रैन्यूल ये मेथिलीन ब्लू रेड स्टेनिंग दे रहा है बाय द रिएक्शन विद द फॉस्फेट।
जो वोलेटिन ग्रेन्यूल है इसको भी हम अपने पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं इन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट्स। अब होता यूं है कि बहुत सारे वेस्ट वाटर प्लांट ऐसे हैं जो इसको यूज करते हैं वोलेटिन ग्रेन्यूल्स को, क्योंकि जो डोमेस्टिक वेस्ट है या जो इवन इंडस्ट्रियल वेस्ट है इसमें बहुत सारा कंटेंट होता है फॉस्फेट का, क्योंकि डोमेस्टिक वेस्ट के साथ इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो मिक्सअप हो रहा है। फॉस्फेट कंटेंट जो है इसको अगर हमने वेस्ट वाटर से रिड्यूस करना है तो हम ऐसे बैक्टीरिया इसमें ग्रो करते हैं विच हैव एबिलिटी टू फॉर्म द वोलेटिन। तो वोलेटिन अगर बैक्टीरिया में होगा तो बैक्टीरिया क्या करेगा कि वेस्ट वाटर में मौजूद फॉस्फेट को एब्जॉर्ब कर लेगा, स्क्वेंज कर लेगा, स्क्वेंज द फॉस्फेट। और बैक्टीरिया वेस्ट वाटर में से सारा फॉस्फेट निकल आएगा एंड दैट फॉस्फेट दैट विल बी स्टोर्ड इनटू द वोलेटिन ग्रैन्यूल, और बाद में हम बैक्टीरिया में से वोलेटिन ग्रैन्यूल्स को आइसोलेट करके फॉस्फेट निकाल सकते हैं और उस फॉस्फेट को फर्टिलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी यूज किया जा सकता है। वैसे ओवरऑल वोलेटिन ग्रैन्यूल का रोल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, इसके अराउंड मेम्ब्रेन हुआ करती है। इट इज जस्ट लाइक द एनर्जी स्टोरेज ऑर्गेनेल एज प्रेजेंट इन द यूकैरियोट्स। अगर हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं स्टोरेज ग्रैन्यूल को तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से अपीयर होता है। ये बैक्टीरियल सेल है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है, एक बैक्टीरियल सेल है और इसके अंदर ये जो है दीज आर द स्टोरेज ग्रैन्यूल्स। इसी तरह जो मैंने आपको बताया कि वोलेटिन को हम देख सकते हैं कंपाउंड या लाइट माइक्रोस्कोप के साथ भी, और ये रेड कलर का नजर आता है, हम स्टेनिंग करते हैं जब मेथिलीन ब्लू के साथ। इसी तरह से जो PHB है यानी पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूटारेट है, इसको भी हम देख सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में जब हम इसकी स्टेनिंग करते हैं सोडान ब्लैक स्टेन के साथ, सोडान ब्लैक स्टेन, तो ये भी हमें नजर आता है ब्लैकिश कलर में। सो दिस वाज अबाउट द स्टोरेज ग्रैन्यूल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है दिस इज द गैस वेसिकल। सो गैस एक्सक्यूज मी वेसिकल सर, जी सर ये जो स्टोरेज ग्रैन्यूल्स हैं ये मतलब पहले से प्रेजेंट होते हैं या फिर कंडीशंस के लिहाज से बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं अपने अंदर ग्रैन्यूल्स? बैक्टीरिया कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें करता है, लेकिन बैक्टीरिया में एबिलिटी होती है ग्रैन्यूल्स बनाने। दिस इज नॉट प्रेजेंट इन all the bacterial species, so there are some specific species which have ability to form the granules, और फिर जब कंडीशन इस तरह से आती हैं तो बैक्टीरिया जो है it may absorb the glucose and the phosphate to form the granules. Okay, सर ये मतलब डिफरेंट होते हैं ना डिफरेंट स्टोरेज के लिए वो न्यूट्रिएंट्स के? yes, ये डिफरेंट होते हैं। उसमें हमने 2 एग्जांपल्स पढ़ी हैं। ओके सर। Okay, great. Any other question? ओके जी, कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम फिर आगे मूव करते हैं। सो सर हम जी? गैस जी सर जी मैंने ये पूछना था कि कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को डिग्रेड करते हैं, तो सर बैक्टीरिया के केस में भी सर वो प्रेजेंट होते होंगे, तो सर बैक्टीरिया खुद को कैसे उनसे प्रोटेक्ट कर लेता है? डीएनएजिस की बात कर रही हैं आप? यस, जी इसमें हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का आपने पढ़ा है मोड, हाउ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स they do not degrade the bacterial DNA and they just degrade the viral DNA. इसके बारे में इंफॉर्मेशन है आपको? जी सर, कि जो फॉरेन डीएनए उनके अंदर आता है सिर्फ वो उसी को स्पेसिफिक साइट्स पे कट करते हैं। कैसे? ये क्या चीज आइडेंटिफाई करती है कि ये फॉरेन डीएनए है एंड ये होस्ट डीएनए है? ये कौन आइडेंटिफाई करेगा? जी सर, ये कौन करेगा? हाँ, ये एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म्स है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। इसके जो होस्ट डीएनए है इसके साथ कुछ सॉल्ट्स और आयंस जो हैं ये अटैच होते हैं बेसिकली, और ये डिटरमिन करते हैं कि दिस इज द होस्ट डीएनए एंड दिस मे नॉट बी हार्म्ड बाय द रिकम्बिनेंट एंडोन्यूक्लियसिस। तो सेम यहीं पे अप्लाई होगा बैक्टीरियल डीएनए के केस में। ओके ओके सर। चलें, गुड। अच्छा, इसके साथ जो गैस वेसिकल्स का हमारे पास आगे रोल है, दैट मे बी प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया व्हिच ग्रो इन द एक्वाटिक एनवायरनमेंट, और देयर आर सम बैक्टीरिया व्हिच आर एक्वाटिक, कंसीडर्ड एज एक्वाटिक, और यहाँ पे गैस वेसिकल वही रोल प्ले करते हैं जो फिश के अंदर
बायोन्सी के लिए कुछ वेजिकल्स अपना रोल प्ले करते हैं. वी नो दैट देयर आर सम फिश व्हिच आर बायोन्ट. अच्छा मुझे ये बताएं कि बायोन्सी क्या होती है फिश में? हम देखें अगर बायोन्ट फिश या बायोन्सी कुछ बता सर ये सकते हैं आप? वाटर पे फ्लोट करने का एक इनका मैकेनिज्म होता है, जिसके अंदर जब ये अपने अंदर Yes, वाटर yes. को फिल कर लेते हैं तो Yes, some fish उस have वजह some से specific सरफेस पे आ vesicles जाते हैं. in which they entrap the gas molecules and the gas particles, and after that they beyond on the surface of the water, and they may go into the lower surfaces of the aquatic environment. Same is the case with the bacteria which are present in the aquatic environments. इनके अंदर gas vesicles होते हैं, और gas vesicles actually they help the bacteria to decrease or increase their density. बेसिकली जब कोई भी ऑर्गेनिज्म फ्लोट कर रहा है ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, तो इसका मतलब है कि अपनी डेंसिटी को रिड्यूस करके सरफेस पे फ्लोट कर रहा है. ठीक है, तो अगर गैस इंट्रैप हो जाएगी गैस वेसिकल्स में, तो बैक्टीरिया दैट वुड बी floating on the surface, and if it has excreted out the gas, it would be synced into the deep surfaces. क्या हो रहा है मेरे दिमाग में? वो नहीं आ रहे, words नहीं आ रहे इस time. Okay. So this is the role of the gas vesicles, और ये aquatic bacteria में देखने को हमें मिलता है whenever the bacteria is aquatic and it is photosynthetic. और चूँकि upper surfaces जो है वहाँ पे plenty of light present है, sunlight, और अगर बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक है it has to move toward the upper surfaces, और उसके बाद बैक्टीरिया में use that light to produce the food. Okay, आगे अगर हम देखते हैं थोड़ा सा, and this is about the endospores. यहाँ तक हमारे पास gas vesicles खत्म हो गए हैं. If you guys have any question you may ask. Okay, यहाँ पे Excuse internal me, structure. sir. जी सर ये जो आपने बताया था कि प्लाज्मिड ट्रांसफर जो होता है डीएनए, तो इसमें सर कॉन्जुगेशन में तो सर जो न्यूक्लियोइड का डीएनए तो वो नहीं ट्रांसफर होगा इसमें? वो भी होता है. उस केस को हम कहते हैं HFR, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट्स. पहले F, ये अब अगर अब इस पिक्चर पे देखें तो पहले ये F प्लाज्मिड था ऊपर, ये प्लाज्मिड न्यूक्लियस ये क्रोमोसोम के साथ अंदर इंटीग्रेट करेगा और फिर इस क्रोमोसोम को ट्रांसफर करना शुरू करेगा. तो ये भी ट्रांसफर होता है. इसको कहते हैं HFR. ओके जी सर. यानी कि पहले HFR बनेगा, फिर क्रोमोसोमल डीएनए भी ट्रांसफर हो सकता है और होता है, देखने को मिलता है. ठीक हो गया जी. सो कमिंग नेक्स्ट, दिस इज अबाउट द एंडोस्पोर्स. एंड एंडोस्पोर्स they are actually the unique type of the dormant cells which have ability to bear the harsh conditions or unfavorable conditions that may be that conditions may be high temperature, desiccation, or some toxic chemicals, the presence of toxic chemicals, and as well as the ultraviolet radiation presence, etc. एंडोस्पोर्स का जिक्र हमने चैप्टर 1 में भी किया, एंड वहाँ पे हमने देखा कि बैसिलस एंथेरिकस की एग्जांपल देखी. जॉन टिंडल का एक्सपेरिमेंट के बाद हमने इसको डिस्कस किया था वहाँ पे. एंडोस्पोर फॉर्मेशन जो है, this is not present in all kind of bacterial species. There are certain species which have ability to form the endospores, and the formation of endospores, the process, this is called the sporulation process. Bacillus and Clostridium, these are two important genera which have ability to form the endospores. और endospores की unique ability एक तो ये है कि endospores they can survive up to hundreds of the years. हीट को, डेसिकेशन को, टॉक्सिक केमिकल्स को, इवन अल्ट्रावायलेट इरेडिएशन को भी. इसके साथ साथ हमने पहले भी देखा है कि जो एंडोस्पोर्स हैं दे मे बियर द इंटेंस बॉइलिंग, क्योंकि हमने देखा था कि वहाँ पे जब 5 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए बॉइलिंग होती थी तो दैट वाज ओके, एंड this was okay to kill the vegetative cells, but at short term boiling the endospores were not killed, and to kill the endospores it was recommended to boil the solution up to 5 hours.
तो इसका मतलब है कि एंडोस्पोर्स दे मे बियर द हॉट और द इंटेंस बॉइलिंग। अब जो ये इंपॉर्टेंट जेनरा जो मैंने आपको दो बताए हैं, इसके अगर हम बात करते हैं तो इससे पहले थोड़ा सा ये बता दूं कि एंडोस्पोर फॉर्मेशन की वजह से ये जो जेनरा है, खास तौर पे क्लोस्ट्रीडियम, इट हैज इट्स रोल इन द पैथोजेनेसिटी। जैसा कि क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिनम, दिस इज एन ऑर्गेनिज्म व्हिच कॉजेज अ डिजीज दैट इज कॉल्ड बोचुलिज्म। ये बोचुलिज्म डिजीज जो है, दिस इज अ डिजीज काइंड ऑफ मीट फूड पॉइजनिंग टाइप, इसके कुछ सिम्टम्स हैं, इसकी डिटेल में नहीं जा रहे। बोचुलिज्म तो ये कॉज होती है क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिनम से, एंड क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिनम जो है दैट हैज एबिलिटी टू फॉर्म द एंडोस्पोर्स। नंबर 2, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, टेटनस कॉज करता है, दैट इज फेमस डिजीज, और ये भी एंडोस्पोर बनाने की एबिलिटी रखता है। क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस, ये गैस गैंग्रीन्स कॉज करता है, और इट आल्सो हैज एबिलिटी टू फॉर्म द एंडोस्पोर्स। इसके साथ बैसिलस एंथेरिकस, ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा, इट हैज एबिलिटी टू कॉज द एंथ्रैक्स। सो दिस वाज द एंडोस्पोर्स रोल। अब आगे अगर हम थोड़ा सा देखते हैं, ये एक पिक्चर है, दिस इज द माइक्रोग्राफ, और इस माइक्रोग्राफ में हमारे पास ये पूरा वेजिटेटिव सेल्स था, और सेल के अंदर ये एंडोस्पोर बना, दिस वाज एंडोस्पोर, एंड आफ्टर अ फ्यू मिनट्स this vegetative cell that would be destroyed, and this endospore that would be released into the environment. So when we talk about the process of the sporulation in which spore forms, we just can say this is a complicated or a complex process, but this is highly ordered, a highly sequenced process, and this may take up to 8 hours to complete. Whenever the bacteria is growing into an environment and bacteria feel that environment is now not more suitable to grow, and when you can say the bacteria feel there is a low amount of the carbon and the nitrogen into the solution or the environment, उस केस में bacteria will start its process of the sporulation. होगा क्या कि vegetative cells की growth stop हो जाएगी. First of all, the DNA that would be duplicated. अगर आपको यहाँ पे इसकी एक diagram दिखा सकूं. First of all, the vegetative growth would be stopped. DNA would be duplicated, and after the duplication, there would be the formation of a septum between two DNAs. जो DNA भी duplicate हुए हैं, उनके दरमियान हमारे पास septum बनेगा, ठीक है? अब यहाँ पे एक बात देखिएगा कि ये सेप्टम बन रहा है और बैक्टीरियल सेल दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। एक पार्ट जो है वो बड़ा है, दूसरा छोटा है, इसको हम कहते हैं दिस इज द एसिमेट्रिकल डिवीजन। अब यहाँ पे मेरा आपसे क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया स्पोरुलेशन के दौरान में बैक्टीरिया सेल दो में डिवाइड हो गया, एंड जब बाइनरी फिशन होती है, रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया की, तो उसमें बैक्टीरिया एक सेल दो में डिवाइड होता है, तो फिर दोनों में फर्क क्या हुआ? क्या फर्क हो सकता है? गूगल ना सर कीजिएगा। अनइक्वल डिवीजन है शायद इस वजह से। हाँ, यही बात है। बाइनरी फिशन केस में बैक्टीरियल सेल जो है वो 2 इक्वल डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है, लेकिन इस केस में अनइक्वल या एसिमेट्रिकल डिवीजन है, एक बात। और दूसरा, आप इसमें देखें अभी इसमें बाहर पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर मौजूद है, वो डिवाइड नहीं हुआ। तो अब इसमें जो इस अगले स्टेप पे क्या होगा कि जो लार्जर सेल कंपोनेंट था दैट वुड एंट्रैप द स्मॉलर कंपोनेंट, बिल्कुल इस तरह से। फिर इस स्मॉलर कंपोनेंट के अराउंड पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर बनेगी उसी तरह से और इसको हम कहेंगे फोर्थ स्पोर या इनिशियल स्पोर, फोर्थ स्पोर हम इसको कहेंगे, ठीक है। फोर्थ स्पोर के बाद क्या होगा कि इसके अंदर मजीद अदर सॉल्ट्स जो हैं वो इम्प्रेग्नेट होंगे टू मेक द कोर वॉल स्ट्रॉन्ग, और मीनवाइल जो वेजिटेटिव सेल है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी, और एंडोस्पोर सिर्फ बाकी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं इस स्टेप पे, हाँ इस स्टेप पे हम इसको कह सकते हैं, इस स्टेप पे हम कह सकते हैं कि देयर इज अ एंडोस्पोर व्हिच इज इनसाइड द मदर सेल। तो हम लार्जर सेल को यहाँ पे मदर सेल के टर्म यूज कर रहे हैं। यस राफिया, यू हैव रेज्ड द हैंड। जी सर, वो जो आपने बताया था ना कि अनइक्वल का, वो सर पॉइंट बता दें, अनइक्वल क्यों है? हाँ, मैंने सिर्फ ये कहा है कि नॉर्मली जब बैक्टीरिया बाइनरी फिशन में डिवाइड होता है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है 2 डॉटर सेल में, लेकिन यहाँ पे अनइक्वल या एसिमेट्रिकल डिवीजन हुई है, एंड दिस इज द डिफरेंस फ्रॉम दिस इज द डिफरेंस ऑफ स्पोरुलेशन फ्रॉम बाइनरी फिशन।
सिर्फ ये ओके बात सर। थी। चलें आगे चलते हैं। स्पोरुलेशन की बात आगे इसी के कोट की बात करते हैं। अब जो इसके अराउंड ये कोट बना है, इस कोट की काफ़ी यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं स्पोर कोट की। इसकी एक प्रॉपर्टी तो ये है कि दिस वुड एक्ट लाइक अ सीव। ये बहुत सारे एंजाइम को, जिसमें लाइसोजाइम इंपॉर्टेंट है, इनको एंडोस्पोर के अंदर ही नहीं जाने देगा, क्योंकि हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा है कि लाइसोजाइम इज द एंजाइम व्हिच हैव एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय द बैक्टीरियल सेल। इसी तरह ये जो कोट यहाँ पे अगर आप इस पिक्चर में फिर से देखते हैं कि ये पहले सबसे बाहर स्पोर कोट है, उसके अंदर दरमियान में कोर्टेक्स है, और कोर्टेक्स के अंदर कोर वॉल है, और वॉल के अंदर सेलुलर मेम्ब्रेन है। तो दीज आर मल्टीपल लेयर्स। तो अब आगे जो कोर्टेक्स है, कोर्टेक्स क्या करेगा कि कोर्टेक्स है दैट वुड प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया and this is present in the dehydrated state, and that would protect the bacteria from the effects of the heat. और उसके अंदर कोर है। कोर what will it do? Core has some small acid soluble proteins, and these proteins will bind the DNA, and they would protect the DNA from the harsh conditions. अब ये स्पोर जो है ये इतना रेजिस्टेंस होता कैसे है, इसकी दो इंपॉर्टेंट रीजन है। स्पोर की जो हमारे पास कोट है, इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, डिपिक्लोनिक एसिड and calcium ions. They make it, the impregnation of dipicolonic acid and calcium ion make the spore resistant. और फिर इसमें हमने देखा है कोट का भी रोल एज अ सीव, कॉर्टेक्स का रोल, एंड फिर कोर का रोल, ये अलग-अलग से अपना रोल प्ले करते हैं टू प्रोटेक्ट द DNA actually that is present inside the endospore. This was up to the process of sporulation. अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो ये होगा कि when the conditions are favorable, तो तब क्या ऐसा होता है कि बैक्टीरिया जो है वो करता है एंडोस्पोर से वेजिटेटिव सेल रिवाइव होते हैं। ठीक है, ओके, बेस्ट फॉर यू फॉर द मिड टर्म एक्सक्यूज मी एग्जाम। सर। हाँ जी सर ये जो एंडोस्पोर्स है, मतलब आपने कहा था ना हार्श कंडीशंस में रिलीज हो जाते हैं, तो सर ये क्या बैक्टीरिया में नहीं मतलब रिजाइड करते, तो फिर उसके फंक्शंस किस तरह से परफॉर्म होंगे? नहीं, एंडोस्पोर अब अगर यहाँ पे इस पिक्चर में हम देखें तो ओके वेयर इज दैट, दिस वन। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जब कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाती हैं तो बैक्टीरियल वेजिटेटिव सेल ने डाई करना, उसकी डेथ होनी है, तो वो अपने डेथ से पहले, किल होने से पहले अपने डीएनए को एंडोस्पोर की फॉर्म में प्रोटेक्ट कर जाता है। और फिर वेजिटेटिव सेल चूंकि कंडीशंस अनफेवरेबल हैं, या हीट है, या न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड हैं, या डेसिकेशन है, तो वेजिटेटिव सेल तो डिस्ट्रॉय हो गया, बट उसने अपने डीएनए के अराउंड प्रोटेक्टिव कोटिंग बना लिया, जिसको हम एंडोस्पोर कह रहे हैं। और एंडोस्पोर सर्वाइव करता रहेगा, 100 ऑफ ईयर तक सर्वाइव कर लेगा। फिर जब कभी कंडीशंस फेवरेबल मिलती हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, वाटर मिलता है, तो एंडोस्पोर दोबारा से ग्रो करता है और फिर से वेजिटेटिव सेल्स बनाता है और बड़ा रैपिडली ग्रो करता है। ठीक है, ये बात जी हुई है। सर। ओके ओके जी, एनी क्वेश्चंस अप टू दिस पॉइंट? चलें ठीक है, मुझे कोई एक्सक्यूज मी सर। सर एंडोस्पोर रिलीज होने का फिर क्या मतलब है? यस, एंडोस्पोर रिलीज होने का ये मतलब है कि अब जब कंडीशन अनफेवरेबल आ गई तो वेजिटेटिव सेल के अंदर था पहले तो एंडोस्पोर, अब वेजिटेटिव सेल डिस्ट्रॉय हो गया, किल हो गया, खत्म। तो अब जो एंडोस्पोर है, नाउ इट इज रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट, नाउ दिस इज नॉट नो मोर इनटू द मदर सेल। ओके, जी सर। अगर नहीं अभी भी क्लियर हुआ तो आप फिर से पूछ सकते हैं, अपना पॉइंट क्लियर करें। सर बस ये कंफ्यूजन है कि वो तो बैक्टीरिया के अंदर होता है, तो जब वो रिलीज हो जाएगा तो मतलब मुझे ये लॉजिक नहीं समझ आ रही कि बैक्टीरिया के जब साथ ही नहीं तो वो किस तरह हेल्प करेगा? हेल्प नहीं कर रहा वो किसी की भी। देखें, बेसिकली डीएनए एंड सम एंजाइमेटिक मशीनरी दैट इज रिक्वायर्ड टू रीग्रो द बैक्टीरिया। अब कंडीशंस, किसी जगह पे बैक्टीरिया ग्रो कर रहा था, वहाँ पे कंडीशंस हो गई अनफेवरेबल, तो बैक्टीरिया जो है अगर एंडोस्पोर नहीं बनाएगा तो बैक्टीरिया स्पीशी, बैक्टीरियल स्पीशी विल डिस्ट्रॉय। अब वो मैं बड़ी सादा जुबान में कहूँगा कि बैक्टीरिया की नस्ल ख़त्म हो जाएगी। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए बैक्टीरिया ने अपना डीएनए और अपना कुछ एंजाइमेटिक मशीनरी स्टोर कर दी है इन द फॉर्म ऑफ एंडोस्पोर्स,
और खुद जो बड़ा सेल था, जो मदर सेल था, वो डिस्ट्रॉय हो गया क्योंकि कंडीशन फेवरेबल नहीं है। बट जो बेसिक चीज़ें थी उसकी जनरेशन को सर्वाइव करने के लिए वो अब प्रोटेक्ट कर दी हैं, वो रहेंगी इन्वायरमेंट के अंदर चाहे जितनी मर्जी हार्श कंडीशंस आ जाए। फिर जब कभी कंडीशंस फेवरेबल मिलेंगी तो ये जो प्रोटेक्टिव कोटिंग है ये ब्रेक होगी, डीएनए और जो एंजाइमेटिक मशीनरी है वो फंक्शन करेगी और बैक्टीरियल सेल्स फिर से ग्रो होंगे।